Hello everyone, welcome to Vajirao IAS Academy. Recently, a very important development हमारे पॉलिटी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है या फिर गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमारे एस्पिरेंट्स एज ए स्टूडेंट्स एज ए टीचर फैकल्टी को ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आज हम क्या डील करेंगे, व्हाट वी विल स्टडी द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ओके, ये एक्ट जो है उसको लागू कर दिया गया है। कब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? इफेक्टिव फ्रॉम 21 जून। ये बिल जो था, जो एक्ट था, इसको फरवरी में ही पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। बट अब रिसेंटली क्या किया गया? रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स देखे होंगे या कंट्रोवर्सी सुनी होगी नीट के रिस्पेक्ट में या यूजीसी से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ रही थी। तो उसी को चलते हुए लुकिंग टू दैट गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई मीन्स इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 21 जून। ओके, सो पास्ट 1 मंथ से आप नीट के रिगार्डिंग बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुन रहे होंगे कि नीट पेपर लीक हो गया, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, बच्चों की इश्यूज आ रही थी। साथ ही साथ फिर एक और डेवलपमेंट आई कि यूजीसी का जो एनईटी एग्जाम होता है नेट वाला, उसको भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। वाई? बिकॉज इट वॉज कॉम्प्रोमाइज। द गवर्नमेंट गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट इट इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज, सो उसको भी कैंसिल कर दिया गया। और क्या रीज़न हो सकता है इसका लाने का? पास्ट फ्यू ईयर्स में आप देखोगे जब कोई भी एस्पिरेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आता है तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एक मेजर, सबसे दुखदाई मैं कह सकती हूँ, और मेजर हर्डल दैट कम्स इन द प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ विच मैनी स्टूडेंट्स लीव द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम इज दिस द लीकेज ऑफ द पेपर्स और द स्कैम अराउंड दिस पेपर्स। तो बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो सकते हैं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड या लोअर लेवल के ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं जो बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए अब क्या किया गया है, ये पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट? अराउंड 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड। अगर हम एक डेटा को देखें तो 2016 से 2023 तक का अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो अराउंड 1.5 करोड़, और मैं कहूँगी ये तो रिकॉर्डेड है, बट 2 करोड़ से ज़्यादा लोग, बच्चे क्या होते हैं, इससे इम्पैक्ट हुए हैं पेपर लीक की वजह से या कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई हैं जिसकी वजह से क्या है, बच्चों को इम्पैक्ट पड़ा है। और कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? 70 से ज़्यादा। ये एक मेजर इशू है। आप पिछले 5 सालों में 70 पेपर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनके लीक होने के केसेस रिपोर्ट की गई। ये तहसीलदार के हो सकते हैं, नायब वाले हो सकते हैं, एसएससी लेवल के हो सकते हैं, जो इशू हमने देखा था। अब रिसेंटली जो एनटीए ने एग्ज़ाम कराया नीट वाला, ये एक बड़ा इशू है पूरे कंट्री के लिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ा इशू है, आप कह सकते हैं, जिसको कंसिडर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इसकी सीरियसनेस को देखते हुए ये बॉडी को लेके आए हैं, एग्जाम को, ये एक्ट को लेके आए हैं। ओके, सो लॉ अभी तक क्या था, कोई भी एक्ट नहीं था एट द नेशनल लेवल ऑल्सो, एट द स्टेट लेवल ऑल्सो, कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं था जो इस माल प्रैक्टिसेस को और यू कैन से दी अनफेयर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे। ठीक है, अब हम जब कह रहे हैं पब्लिक एग्जामिनेशन, अब हम थोड़ा इस एक्ट को डिटेल में देखेंगे कि हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे ये हेल्पफुल रहने वाला है और कहाँ से प्रोबेबल पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, क्या दे रखा है और कौन से सेक्शन में दे रखा है। यू विल रिमेंबर सेक्शन 2K ऑफ द एक्ट मेंशंस द एग्जाम कंडक्टेड बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी। कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी है जिसको इस एक्ट में लिस्ट किया गया है, अगर वो कोई एग्जाम कराता है वो, साथ ही साथ अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करता है किसी अथॉरिटी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, सो दैट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज ए पब्लिक एग्जामिनेशन। वो पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में आएगा और उसके अंडर कंसीडर किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। साथ ही साथ अनफेयर मीन्स को किस सेक्शन में डिफाइन किया? अनफेयर मीन्स को सेक्शन 3 में डिफाइन किया है। इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं, प्रॉपर ऑफेंसेस को मेंशन किया गया है। अराउंड 15 ऑफेंसेस हैं, जैसे कि टेम्परिंग की जाती है, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए जाते हैं, या OMR शीट के साथ यू मस्ट हैव सीन की मिसहैंडलिंग हो जाती है या लीक कर दिया जाता है, उसके साथ छेड़खानी हो जाती है, नंबर्स को चेंज कर दिया जाता है। रिसेंटली जो नीट वाले केस में हुआ कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था या मार्क्स से ग्रेस मार्क्स दे दी गई थी, तो अगर कोई भी अनफेयर मीन्स की जाती हैं तो उनको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3 में। और इसमें कम से कम 15 ऑफेंसेस को मेंशन किया गया है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर को अगर हम लीक करते हैं या अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, मतलब जिनको एक्सेस नहीं है उस पेपर का, वो उसमें एक्सेस करते हैं, उसको एक्सेस पा लेते हैं, उस कंपाउंड में जाते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं। साथ ही साथ फेक वेबसाइट भी क्रिएट की जाती हैं कि ये एग्ज़ाम यहाँ से कंडक्ट हो रहा है, फेक पैसे लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट पोस्ट प्रोसेस जो चलाया जाता है बिल्कुल फेक तरीके से, उन सबको ऑफेंसेस को इसमें
कंसिडर किया जा रहा है। तो टोटल आप याद रखोगे कम से कम 15 ऑफेंसेस को इंक्लूड किया गया है। सो दीज आर फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव दे आर इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 2 के में मेंशन किया गया है कि पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है, और सेक्शन 3 में मेंशन किया गया कि कौन कौन से ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अब इसके हाईलाइट्स हम देखते हैं और क्या है स्पेसिफिक कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें है कि एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, मेन मकसद क्या है हमारे इस एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट का कि लोगों के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी आए, क्रेडिबिलिटी बढ़े, फेयरनेस हो, जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं इंडिया में नेशनल लेवल पे उसमें फेयरनेस इंक्रीज हो, लोगों की ट्रस्टवर्दीनेस इंप्रूव हो। ओके, सेकेंड रीअश्योर यूथ। अब नाउ यू हैव सीन हाउ मेनी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स गिव द एग्जाम्स ईयरली, कितने लाखों बच्चे देते हैं एसएसबी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम, लाखों बच्चे देते हैं। अगर ऐसे इश्यूज और आते रहें तो बच्चों का क्या है, जो हमारे यूथ है उनका ट्रस्ट खोता जाएगा, इंस्टीट्यूशन से ट्रस्ट खो जाएगा, तो उसको रीअश्योर करने के लिए हाँ ये एक्ट लाया गया है। नेक्स्ट वेयर इट विल बी एप्लीकेबल, और अदर जैसे ये एक्ट आया है तो उसमें और भी फ्यूचर में और कोई रिफॉर्म वगैरह चाहिए होंगे तो उसमें भी ये एक्ट हमारा हेल्पफुल रहेगा। अब किस पे एप्लीकेबल होगा ये आपको जरूर याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ सेंट्रल रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं यूपीएससी के द्वारा, इफ यूपीएससी इज कंडक्टिंग एन एग्जाम, एसएससी इज कंडक्टिंग, आरआरबीज, IBPS and NTA, if the exam is conducted by these bodies, these are central level bodies or you can say exam conducting bodies in India, अगर इनके थ्रू कोई भी एग्जाम कराया जाता है तो they will come under the purview of this act. Okay, all central ministries, departments and the recruitment offices are considered, or if any mishappening happens so they will be you can say legal action will be taken to them, उनके अगेंस्ट अगर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब इस एक्ट में कुछ पनिशमेंट भी दे रखी है, अगर आप ऑफेंस करते हो, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हो इंडिया में तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। पनिशमेंट क्या रहेगी, अगर पेपर लीक में आप इन्वॉल्व हो, इफ़ यू आर अ पर्सन, सो प्रिजन टर्म्स कितना है, इट इज़ 3 to 5 years। इफ़ इट इज़ एन ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब एक चेन ऑर्गेनाइज मतलब कि एक छोटे लेवल पे, हाई लेवल पे एक हायरार्की है जो इस पेपर लीक में इन्वॉल्व होती है। कहते हैं ना जैसे टेररिज्म में ऑर्गेनाइज टेररिज्म होता है कि पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, हायरार्की सेटअप है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, अगर ये ऑर्गेनाइज क्राइम है तो उसमें प्रिजन टर्म कितना हो जाएगा, अप टू 10 years। फाइन इसमें कितना लगा, जैसे आपने सुना होगा कि लोग लाखों में पेपर्स बेचते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा बच्चे बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें फाइन कितना है, ₹1 crore। और ऑल्सो जो हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, एनटीए क्या है, ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं, एसएससी में भी एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, तो वो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस को आप कह सकते हो, टेक्निकल फॉर्म्स को वो टेंडर दिया जाता है। अगर कोई फॉर्म पाई जाती है कि इफ़ दैट फॉर्म हैज़ कंडक्टेड एनी अनफेयर मीन्स देन ही विल बी देन दैट institution or you can say that form will be barred from conducting that examination, मतलब आगे से उसको एग्जाम कंडक्ट कराने से बार कर दिया जाएगा, उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, ओके, बार कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट, ये तो हो गई पनिशमेंट की बात, अगर कोई अनफेयर मीन्स करते हुए पकड़ाता है तो, ठीक है। अब जो लीगल टर्म है कि उसमें क्या ऑफेंस, किस टाइप के चार्ज लगेंगे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो 3 वर्ड्स आप याद रखोगे, ठीक है। सबसे पहले कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और तीसरा हो जाएगा नॉन कंपाउंडेबल। इन तीनों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए कि ये जो ऑफेंसेस होंगे अगर कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई पर्सन इसमें पाया जाता है तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेबल, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, मतलब इसमें क्या है, पुलिस को कोई वारंट ले जाके नहीं पकड़ना होगा, विदाउट अ वारंट सॉरी, उसको आप क्या जेल में ले जाया जाता है, उसके लिए कोई वारंट जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज कॉग्निजेबल। सेकेंड थिंग, नॉन बेलेबल। बेलेबल मतलब कि जिसमें आपको बेल मिल जाती है तुरंत, ठीक है, कोई भी ऑफेंस करते हो तो आप लॉयर के थ्रू क्या बेल जनरेट कर लेते हो, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, नॉन बेलेबल होगा, और अगर आपको बेल चाहिए तो वो अथॉरिटी कहाँ से मिलेगी, कौन बेल करेगा, आफ्टर इट इज डिटरमिन्ड बाय दी मजिस्ट्रेट। तो आपको डीएम के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे मजिस्ट्रेलियल क्या कह सकते हो आपको अथॉरिटी, या फिर वहाँ से क्या होता है लेना पड़ेगा आपको, वहाँ पे एप्लीकेशन या वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आपको बेल मिलेगा, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। थर्ड कैटेगरी इज नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब होता है कि अगर कुछ ऑफेंसेस का कहते हो कि अगर आप बाहर कोर्ट के बाहर उसका सेटलमेंट करते हो तो दे विल बी कंसिडर्ड एज कंपाउंडेबल, बट यहाँ पे इन ऑफेंसेस को क्या बोला गया है, नॉन कंपाउंडेबल, विच मीन्स द ऑफेंसेस कैन नॉट बी सेटल्ड आउट ऑफ द कोर्ट। मतलब अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो उसका सेटलमेंट कोर्ट के अंदर ही होगा, उसका बाहर उसका सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द नेचर ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड कंपाउंडेबल। प्रीलिम्स में डायरेक्ट से इससे स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है।
अब इस एक्ट में क्या बनाएगा कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। अगर मान लीजिए कोई केस सामने आया, जैसे नीट वाला केस आया है, यूजीसी वाला आया है, और प्रीवियस भी काफ़ी स्टेट लेवल पे एग्जाम्स ये होते हैं या फिर नेशनल लेवल पे इश्यूज आए हैं, तो उनको एग्जामिन कौन करेगा, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वो किस रैंक के होंगे, कम से कम ये क्या होंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट होंगे या फिर एसीपी रैंक के ऑफिसर्स होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, अगर ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम मतलब एक्ट है, तो स्टेट्स कैन सेंड अ प्रोब टू दी सेंट्रल एजेंसी। अगर स्टेट्स के पास कोई इशू आता है, कोई अनफेयर मीन्स या पेपर लीक का इशू आता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर कर सकती है, सेंट्रल एजेंसी को। यहाँ पे एक और चीज़ बनाई गई, नेशनल टेक्निकल यू कैन से कमिटी बनाई गई, एनटीसी। ठीक है, अब वो क्या करेगी, फॉर्म टू एनहेंस सिक्योरिटी इन दी कंप्यूटराइज एग्जाम्स। ठीक है, अब ये क्या करेगी, चेक करेगी, अगर जैसे कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं तो उनकी टेक्निकलिटीज़ को चेक करेगी, वहाँ पे आईटी सिक्योरिटी वगैरह देखेगी और सर्विलेंस प्रोटोकॉल्स को जनरेट करेगी या फिर कांस्टेंट सर्विलेंस करेगी। कोई भी एग्जाम हो रहा है तो ये कमिटी जो है उसको क्या करेगी, उसकी सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करेगी, ताकि ऐसे इश्यूज, ऐसे ब्रीच ना हो, ऐसे टेक्निकल इशू या पेपर लीक के इश्यूज ना हो पाए। ठीक है, तो आईटी सिक्योरिटी और सर्विलेंस का भी प्रोटोकॉल है कि प्रॉपर उसमें क्या होगा, सर्विलेंस की जाएगी, कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग अगर बॉडी है तो, या आईटी फर्म है तो। ठीक है, उसकी बात क्या है, ड्राफ्ट फॉर दी स्टेट्स। अब ये तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल लेके आया है, सेंट्रल अथॉरिटीज इसके अंदर आ रही है। ठीक है, एक्ट बाइंडिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, जैसे मैंने बताया यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबीज और आईबीपीएस के अंडर जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। बट स्टेट लेवल पे क्या है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे डिफरेंट एक्ट चाहिए होगा। तो ये क्या काम करेगा, एक मॉडल एक्ट काम करेगा, मॉडल एक्ट फॉर दी स्टेट्स अपने लेवल पे एक एक एक्ट ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी फ्रेमवर्क और दी स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन डेवलप्ड एट दी नेशनल लेवल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक मॉडल एक्ट काम करेगा बाकी स्टेट्स के लिए, ताकि स्टेट लेवल पे जो ज़्यादा हम देखते हैं ना, स्टेट लेवल पे पंचवर्षीय योजना कह दी जाती है कि 5-5 साल तक पूरे एग्जाम चल रहे हैं या फिर डिले होते जाते हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले, एसआई वाले, तहसीलदार वाले, तो उनके लिए क्या है, स्टेट्स को एक मॉडल मिल गया है कि हाँ ऐसे हम आगे इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इससे रिलेटेड क्या एथिकल इशू है, ये हमारे मेंस में आप कह सकते हो या फिर एथिक्स के पेपर में भी आ सकता है कि वाई पीपल आर, अगर कोई रिसॉर्ट कर रहा है, कोई ऑप्ट कर रहा है ये ऑप्शन, तो उसे एथिकल इश्यूज क्या डेवलप होते हैं, बच्चे का भी कुछ माइंडसेट होगा, पेरेंट्स के भी माइंडसेट होते हैं, और जो लीक करवा रहा है उसका भी कुछ माइंडसेट होता है, तो उसमें क्या एथिकल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एज अ पब्लिक वी आर अ सोसाइटी, वी आर सोशल ह्यूमन, तो यहाँ पे हम इश्यूज देखेंगे कि क्या एथिकल इश्यूज या कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं। वायलेशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, अब एक बच्चा है जो पढ़ के आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है, तो उससे क्या उसकी इंटीग्रिटी खतरे में जा रही है, यस और नो, वायलेट हो रही है, अंडरमाइंस दी ऑनेस्टी। अब कोई बच्चा एकदम अच्छे से तैयारी करके जा रहा है, मेहनत करके जा रहा है, तो उस, और दूसरी तरफ क्या बच्चा एक चीटिंग और रेफर किए हुए पेपर से ऑलरेडी माल प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एथिकल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस कम हो जाती है। नेक्स्ट इशू क्या आएगा उसमें, अनफेयर एडवांटेज, डिस्टॉर्ट द कंपटीशन एंड मेरिट बेस्ड इवैल्यूएशन। अब हम क्या देखते हैं, कोई भी पोजीशन किसी को मिलता है तो उसकी मेरिट और क्रेडिबिलिटी पे ही मिलनी चाहिए, बट ऐसे केसेस आते हैं जब लोग इंटरनली रिक्रूटमेंट हो जाते हैं या फिर या पेपर लीक की वजह से कोई अच्छे रैंक पे पहुंच जाता है, तो ये क्या पूरे मेरिट बेस्ड सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर देता है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही कोलैप्स करने के लिए एक डिसएडवांटेज है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करने के तकागार पे पहुंच जाता है, तो उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिसेप्शन एंड डिसऑनेस्टी, मिसरिप्रेजेंटेशन, नॉलेज एंड स्किल। अब क्या होगा कि नॉलेज एंड स्किल जो ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं, काफ़ी सुनने में आता है कि वही लोग इन माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये सुनो अनफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये चीज़ें हमारी एज ए सोसाइटी हमारी वैल्यूज़ को हिंडर कर रही है। ठीक है, फिर डिमिनिशेस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, प्रमोट्स शॉर्टकट्स। अब क्या है, बच्चों के माइंडसेट में आता है कि काश हमें पेपर मिल जाता है, लीक हुआ क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो हम बेटर परफॉर्म कर जाते, तो लोगों को क्या चाहिए, बच्चों का भी सोसाइटी में माइंडसेट क्या है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे रैंक लाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो उससे बच्चे क्या है इसकी तरफ और बढ़ते जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं कि चलो हमें शॉर्टकट मेथड से क्या है हमें रिजल्ट आ जाए। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसके ओवरऑल होलिस्टिक इम्पैक्ट को नहीं समझ पाते। तो इन चीटिंग वाले इवेंट से क्या होता है, जो पढ़ रहे हैं कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भी चलती है कि अरे यार काश हमें भी पेपर मिल जाता, हम भी अच्छे रैंक ले आते तो हमें बेटर कॉलेज या बेटर इंस्टीट्यूट में पोजीशन मिल जाती। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे स्किल डेवलपमेंट को, लर्निंग एबिलिटीज़ को रिडक्शन हो रहा है, वो डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, डैमेज टू द रेपुटेशन। अब इससे क्या, अगर देखिए पूरा नाम एनटीए का फैला कि नहीं फैला कि एनटीए ने नीट एग्जाम को ऐसे बुरी तरीके से फेल हो गया, लोगों की विश्वसनीयता कम हो गई, है ना। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, इट हैज़ इरोड द ट्रस्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन बिकॉज एनटीए वाज फॉर्म की बेटर
तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो, बेटर एजुकेशन सिस्टम हो, बेटर फैसिलिटेशन हो, एक अच्छा मेथड हो कि जो बच्चे 12th पास आउट करके अच्छे से कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छे से फेयर थी मीन से एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उससे क्या ट्रस्ट कोलैप्स हो गया यहाँ पे। तो उस चीज़ को क्या कर रहा है ये, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की भी जाती है और उस इंस्टीट्यूशन की भी जाती है। ठीक है, एथिकल इरोजन होता है, डिसेंसिटाइजेशन एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। अब हम बार बार सुनते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो हम इनसेंसिटिव से हो जाते हैं कि अरे यार ये पेपर होता है, हमें तैयारी ही नहीं करनी है, तो पेपर हमारे इंडिया का कल्चर ही बन गया। तो इससे क्या डिसेंसिटाइजेशन हो रहा है इस चीज़ का। तो ये हमारे क्या है, टोटल एथिकल इश्यूज़ हैं जो पेपर लीक से कंसर्न है। अब एट दी एंड हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ये एक्ट लाया गया है तो ये काफ़ी सारी सिनेरियोज को देख के समझ के तब लाया गया है। इट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट और यू कैन से टू रेगुलेट द एग्जामिनेशंस दैट इज हैपनिंग इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, सारे एग्जामिनेशन को स्मूथली कराया जाए, लोगों की ट्रस्ट वर्दी क्रेडिबिलिटी बनी रहे इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट में ट्रस्ट बना रहे, इसलिए ही इस एक्ट को लाया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट आपने देखा कि ऑफेंसेस की भी बात की गई है, पनिशमेंट की बात की गई है। तो इससे क्या है, फ्यूचर हम क्या देखते हैं कि फ्यूचर में गवर्नमेंट है जो हमारा गवर्नेंस है वो बेटर रोड की तरफ जा रहा है एंड वी होप कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। ओके, चलिए ये तो हमारे एक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो गई। अब एक बार एक छोटा सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेंगे कि यूपीएससी में कैसे इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, द एक्ट एम्स टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी इन द पब्लिक एग्जाम्स एंड रीअश्योर यूथ ऑफ द फेयर रिवॉर्ड्स फॉर द सिंसियर एफर्ट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें बताना का क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला सही है। सेकंड, इट अप्लाइज टू सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द एजेंसी सच एज यूपीएससी, एसएससी, आरआरबीज, आईबीपीएस एंड एनटीए। ये हमने स्टेटमेंट में देखा था कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, द एक्ट इंक्लूड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स फॉर ऑफेंडर्स विद प्रिजन टर्म्स रेंजिंग फ्रॉम 3 to 5 years for paper leaks and involvement and up to 10 years if linked to the organized crime। तो ये स्टेटमेंट भी हमने देखा था कि क्या पनिशमेंट है, क्या प्रिजन टर्म्स होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो ये 10 years का होगा, और अगर कोई पर्सन है प्रिजन कितने साल का हो सकता है, 3 to 5 years का। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द एक्ट स्पेसिफिकली टारगेट स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को अलग रखा गया है, उनको बोनाफाइड समझा गया है कि दे आर इनोसेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इट डज नॉट टारगेट दी स्टूडेंट्स के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उनके ऊपर स्पेसिफिक रेगुलेशंस या प्रोविजंस दी गई हैं। So fourth statement will be wrong. Okay, so out of this options 1, 2, 3, option B is the correct answer. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए है मेंस के लिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो हम देखेंगे, इन इंडिया देर आर सो मैनी इंस्टेंसेज ऑफ द पेपर लीक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है, इलाबोरेट ऑन द एथिकल एंड द मोरल हजार्ड्स ऑफ द सेम। ठीक है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि मेंस पर्सपेक्टिव से इसको कैसे लिखेंगे। ओके, सो आई होप टुडे आप लोग को ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा, हमारे एग्जाम सिनेरियो समझ में आएगी, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।